इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां निजामाबाद के क्षेत्र में विधानसभा के लिए हमारे गुप्ता जी और कुलाचारी जी के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मीडिया के मेरे साथी भी हैं। आपका जो जोश और उत्साह मैं देख रहा हूं, वह मुझे स्पष्ट बता रहा है कि आपने हमारे दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर हैदराबाद भेजने का मन बना लिया है। ये बात स्पष्ट दिखती है। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ किसी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हैदराबाद भेजने का ही नहीं है। यह चुनाव तेलंगाना की आने वाले समय में तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का मौका है और दोनों को अच्छा करने का मौका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से मैं आपको ये बताने आया हूं कि यह चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो तेलंगाना की तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। ये बात पक्की है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी और तेलंगाना अलग प्रदेश बने, इसके लिए अपना जीवन लगाया, उन लोगों को पीछे करके आज केसीआर ने सिवाय अपने परिवार को बढ़ाने के और कोई काम नहीं किया। एक ही काम किया और वह काम था परिवारवाद को आगे बढ़ाना, और दूसरा काम भ्रष्टाचार करना, कुशासन। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं। अपने परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को बढ़ाना, यही उसका उद्देश्य रहा। और तेलंगाना का टैलेंट पीछे रह गया, तेलंगाना का विकास पीछे रह गया। जब यह प्रदेश बना था तो दिस वाज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट। यह एक अच्छा प्रदेश था, लेकिन 10 साल के केसीआर के राज ने इस प्रदेश को जहां डेट में धकेल दिया, जहां उधार में डाल दिया, वहीं विकास के कार्यों को भी ठप कर दिया। జిల్లా అధ్యక్షుడు బస్వాడి లక్ష్మీ నరసయ్య గారికి, ధన్పాల్ గుప్తా గారికి, గ్రామీణ నిజామాబాద్ అభ్యర్థి అయినటువంటి దినేష్ కులాచారి గారికి, మిగతా అందరికీ అవసరం లేదు। आप हिंदी समझते हैं? ठीक है, तो फिर मैं बिना ट्रांसलेशन के बोल रहा हूं। मित्रों, जब मैं परिवारवाद की बात बोलता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ केसीआर का सवाल नहीं है। ये सारे देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं, उससे लड़ने का काम और देश में राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़े, इसका काम किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आपको मैं अगर भारत की तस्वीर खींच के दिखाऊं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, जिससे हम लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले मुफ्ती साहबा, बाद में महबूबा मुफ्ती। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल थे, अब सुखबीर सिंह बादल। हरियाणा में चौटाला भाई। उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी की, जिसके नेता मुलायम रहे, बाद में अखिलेश और डिंपल। बिहार में हम लड़ते हैं तो लालू से, लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप। बंगाल में हमारी लड़ाई होती है तो वह भी ममता और उसका भतीजा। और आंध्र में भी जब लड़ाई होती है
तो पहले वाईएसआर, अब जगन मोहन रेड्डी। तमिलनाडु में भी उदयनिधि, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। और यहां भी केसीआर, केटीआर, कविता, उसका बेटा, यही परिवार है और कुछ नहीं है, यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप लोगों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए चले हैं। मुझे यहां यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं, वह पैसा धरती पर यहां तेलंगाना में केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं लगाती है। और इसीलिए इस सरकार को बदल डालना है और यहां कमल खिलाना है और कमल को खिला करके आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो वो तेलंगाना में है। यहां केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं तुष्टीकरण की राजनीति बोलता हूं तो मेरा मतलब उस बात से निकलता है कि गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किसी धर्म विशेष को रिजर्वेशन देना, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाना, उसी तरीके से यह प्रस्ताव रखना कि 4% धर्म के आधार पर किया गया रिजर्वेशन, उसको बढ़ा करके 12% कर देंगे। और इसीलिए ये जो बीआरएस है ना, भ्रष्टाचारी राक्षस सुलह और समिति, इसको घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना है। मित्रों, आपके ध्यान में है ना कि ये जो धरनी पोर्टल है, धरनी पोर्टल, यह केसीआर के द्वारा जमीन को हरनी पोर्टल है, हरनी पोर्टल। कैसे जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए? बताओ, किसानों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह धरनी पोर्टल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हमारे दोनों कैंडिडेट को आपको हैदराबाद भेजना होगा विधानसभा में, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, आपके ध्यान में है ना कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, ये केसीआर का एटीएम है, एटीएम, ये एटीएम है। जब पैसे की कमी पड़े तो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा दो। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आज ये 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। और आपके ध्यान में है ना, इसका ब्रिज धंस गया, आपके ध्यान में है कि नहीं है? है ना? अब आपने याद रखना, 30 तारीख को बीआरएस को हटा देना और फिर हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और दोषियों को अंदर डालेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मियापुर का लैंड स्कैम मालूम है ना? मियापुर का लैंड स्कैम मालूम है ना? 692 एकड़, 692 एकड़ की जमीन, और यह जमीन जो सरकारी भूमि थी, इसको अवैध रूप से हस्तांतरित करके बहुत बड़ा घपला, घोटाला ये केसीआर की सरकार ने किया है। बोलो, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पीछे से सुनना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मित्रों, उसी तरीके से दलित बंधु योजना, दलितों को किसी को पैसा मिला क्या? दलित भाइयों को पैसा मिला क्या किसी को? और केसीआर विधायक दल की बैठक में बोलता है कि आप लोग 30% का कमीशन ले रहे हो, 30%। खुद बोलता है 30% कमीशन। बोलो, ये गरीब लोगों के साथ अन्याय है कि नहीं है? गरीब के साथ अन्याय है कि नहीं है? दलित भाइयों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये बीआरएस के कार्यकर्ता और नेताओं को 30 तारीख को आपने छुट्टी कर देनी, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, लेकिन केसीआर ने उसको यहां नहीं लगने दिया। नहीं लगने दिया ना? किसी को मिला फसल बीमा योजना का? किसी को मिला? ये भ्रष्टाचार करने का काम किया है। उसी तरीके से आपके यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना था, उसका नाम बदल दिया। क्या कर दिया? 2 BHK। किसी को मिला मकान? किसी को मिला? ये सपना दिखाते रह गए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना उसको भी नहीं लगने दिया। अब आपने भी 30 तारीख को बीआरएस के पांव नहीं लगने देना, इनको हरा देना और फिर देखना किस तरीके से यहां 2 BHK का मकान बनता है, उसकी भी हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G ला दिया कि नहीं ला दिया? 5G आया कि नहीं आया? तुम्हारे मोबाइल पे 5G आता है कि नहीं आता है? और यहां 5G बीआरएस भी लेके आया। क्या? घपलाबाजी, घूसखोरी, घोटाला और गुंडाराज और गरीबी, ये 5G केसीआर भी लेकर के आया। बोलो ये 5G रखने देना है क्या? रहने देना है क्या? यहां तेलंगाना में गरीबी रहने देनी है क्या? आपको विकास चाहिए ना? मोदी जी की गारंटी है ना? मोदी जी की गारंटी है ना? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं हो गई? और अब आपने इन दोनों को जिताना, अगले साल फिर से 2024 में मोदी जी को जिताना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक देश की तरक्की का सवाल है, तो आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित जाति वाला भाई, हमारा किसान, हमारा युवा, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने ताकत दी है। ये मैं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 13.5 करोड़ पर लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बना करके मोदी जी ने दिए, लेकिन इस केसीआर ने यहां धरती पर तेलंगाना में नहीं लगने दिया। अब सरकार बदल डालना, यहां भी आवास योजना पहुंचेगा, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने आयुष्मान भारत को यहां धरती पर लागू करने से रोका शुरू में, बाद में लागू किया। अब मैं आपको बताता हूं, आज आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है, आने वाले समय में आपको साल का 10 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज मिलेगा। इसकी भी हम व्यवस्था की है। और इसी तरीके से हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि विकास के दृष्टि से अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, उजाला योजना की बात करें, ये सारी योजनाओं को धरती पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसमें रोड़ा लगाने का काम, रोकने का काम केसीआर ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा। हमारी सरकार बनाओ, हम आपको वायदा करते हैं कि हम आपको अच्छा सुशासन देंगे और सुशासन के साथ साथ इफेक्टिव प्रशासन देंगे, इफेक्टिव प्रशासन देंगे। इसके साथ साथ हम जो गरीब लोग हैं उनको हम ताकत देंगे, उनको जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको हम ताकत देंगे और हम फर्टिलाइजर और आवास की व्यवस्था कर देंगे, जिसको हम कहते हैं कुड्डू और गुड्डू, दोनों की व्यवस्था हम करके देंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और इसी तरीके से फार्मर्स को हम प्रायोरिटी देंगे और महिलाओं को हम ताकत देंगे।
ये जो असंवैधानिक तरीके से जो रिजर्वेशन किसी एक धर्म को दिया गया है, यह असंवैधानिक रिजर्वेशन हम समाप्त कर डालेंगे और रिजर्वेशन जो इनको मिलता है, ये बैकवर्ड कास्ट, बीसी, हमारे ओबीसी, हमारे एससी, हमारे एसटी, इनको मिलेगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में पेट्रोल सस्ता है और यहां डीजल महंगा है और पेट्रोल महंगा है। हम वैट को घटाएंगे और पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। इसी तरीके से जो हम लोगों को प्रति एकड़ फर्टिलाइजर के लिए 18,000 रुपए जो सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर हम 2,500 रुपए का इनपुट सहायता प्रदान करेंगे सीमांत किसानों को, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री जी ने हल्दी बोर्ड घोषित किया है। हल्दी के दाम को आपको सही दाम मिल सके और हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे और इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ धान पर 3,100 रुपए, जो धान पर 3,100 रुपए हम एमएसपी देंगे और हल्दी के लिए भी हम इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाएंगे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। और हमारी बहनें बैठी हैं, इनको हम साल का 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी नवजात कन्याएं हैं जो पैदा होंगी, गरीब परिवार होंगे, उनको हम जिस दिन कन्या पैदा होगी उनको हम 2 लाख रुपए उनके बैंक में डालेंगे एश्योरेंस, और जब वो 21 साल की हो जाएंगी तो वह पैसा बहनों को मिल जाएगा, इसकी भी हम चिंता करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह को हम 1% पर लोन देंगे ताकि वह अपना काम बढ़ा सकें और उसको आगे ले चले। ये तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी का जितने भी पद हैं 6 महीने के अंदर हम इसको कायदे से ट्रांसपेरेंट तरीके से हम जॉब्स देंगे और भर्ती करेंगे, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और छोटे किसान जो हैं, सीमांत किसान, उनको मुफ्त में देसी गाय मिल सके दूध देने वाली, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और सार्वजनिक अस्पतालों में इलाज के लिए, जैसा मैंने कहा, 5 लाख की जगह साल का गरीब लोगों को 10 लाख रुपए का इलाज करने की हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए गांव में आवास के लिए स्थल पर पट्टे दिए जाएंगे, जमीन दी जाएगी। जो भूमिहीन किसान है उसके लिए पट्टे दे करके उसको मकान बना करके देंगे, इस तरीके का हम विकास करेंगे। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात कहने आया हूं। आज तेलंगाना केसीआर के राज में आज पीछे जा रहा है, इसको आगे बढ़ाना है। बोलिए, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तेजी से आगे विकास करना है कि नहीं करना है? इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? अगर फेंकना है तो कमल का बटन 30 तारीख को दबाना है और विकास की नई गाड़ी आगे बढ़ानी है, इसके लिए हमको काम करना है। बोलिए, हमारे दोनों कैंडिडेट को आप जिताएंगे ना? विकास कराएंगे ना? आगे बढ़ाएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।